बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य आज बीजेपी में शामिल हो गए। मौर्य ने नई दिल्ली में पार्टी प्रेसिडेंट अमित शाह की मौजूदगी में अपने समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ली। इस मौके पर उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने उनका स्वागत किया। बीएसपी छोड़ने के बाद मौर्य बीजेपी नेताओं के संपर्क में थे। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये कहते हुए बीएसपी छोड़ दी थी कि मायावती दलितों के नाम पर राजनीति तो करती ही है, लेकिन उन्हें दलितों की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने मायावती पर टिकट की खरीद फरोख्त का भी आरोप लगाया था। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज लोकसभा में जीएसटी संविधान संशोधन बिल चर्चा के लिए पेश किया। जेटली ने इस बिल को राज्यसभा में पास कराने के लिए सभी पार्टियों का शुक्रिया अदा किया। वित्त मंत्री ने कहा कि मजबूत लोकतंत्र के कारण ही इस बिल पर केंद्र और राज्यों की सहमति संभव हुई है। जीएसटी को आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। जीएसटी बिल पर लगभग सभी राजनीतिक दलों ने अपना समर्थन जताया। 1991 के बाद सबसे बड़े आर्थिक सुधारों की शुरुआत करने वाला जीएसटी विधेयक निचले सदन में आसानी से पारित हो जाने की संभावना है। जयपुर की सरकारी गौशाला में कई दिनों तक दलदल में फंसी भूखी प्यासी 85 गायों को बचाया नहीं जा सका। डॉक्टरों, इंजीनियरों और अफसरों की भारी भरकम फौज की तैनाती के बावजूद रविवार को रिकॉर्ड तोड़ संख्या में 85 गायों की मौत हो गई। गौशाला के अधिकारियों की माने तो अब तक के राजस्थान के गौशाला के इतिहास में एक दिन में इतनी गायों की मौत कभी नहीं हुई। मुख्यमंत्री के अल्टीमेटम देने और 11 अगस्त के गौशाला के दौरे को देखते हुए गौशाला को चमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। शनिवार को राजस्थान सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों का काफिला गायों की सुध लेने जयपुर पहुंचा तो सबको लगा कि ये आंकड़ा घट जाएगा, लेकिन एक दिन बाद ही रविवार को गायों की मौत का आंकड़ा बढ़ गया। पूर्व बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह ने बीएसपी प्रमुख मायावती के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने मायावती को अपनी पत्नी के मुकाबले चुनाव लड़ने की खुली चुनौती दी है। उन्होंने मायावती पर चुनाव के टिकट बेचने का आरोप दोहराते हुए सीबीआई जांच की मांग की। दयाशंकर ने कहा कि यदि ऐसा नहीं होता है तो वो इसके लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। जमानत के बाद पहली बार संवाददाताओं से मुखातिब दयाशंकर सिंह ने मायावती को खुली चुनौती दी और कहा कि मायावती उत्तर प्रदेश में कोई भी सामान्य सीट चुन ले, मैं अपनी पत्नी को वहीं से चुनाव लड़ाऊंगा। सिंह ने कहा कि बीएसपी प्रमुख के खिलाफ एक आपत्तिजनक शब्द बोलने के लिए उन्होंने माफी मांगी और सजा के तौर पर उन्हें बीजेपी से निकाल भी दिया गया, लेकिन मायावती को इससे भी संतुष्टि नहीं मिली और उन्होंने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। दयाशंकर सिंह ने कहा कि उनके साथ अपराधियों जैसा बर्ताव किया गया। ऐसी सरगर्मी से तलाशी ली गई जैसे कि दाऊद इब्राहिम को ढूंढा जा रहा हो, जबकि उनसे भी बड़ा अपराध करने वाले बसपा नेता खुलेआम घूम रहे हैं। दयाशंकर सिंह ने कहा कि मायावती के प्रति विवादित टिप्पणी से उनकी नाबालिग बेटी, बूढ़ी मां और पत्नी से कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन बावजूद मायावती के इशारे पर पूरी योजना के तहत सेनापति नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने उन्हें गालियां दी। गौरक्षा पर पीएम के बयान से गौरक्षक और संत समाज नाराज है। हिंदू महासभा के स्वामी चक्रपाणी ने पीएम के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दिया। नाराज चक्रपाणी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीगल नोटिस भेजने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि पीएम ने किस आधार पर 80% गौरक्षकों को गुंडा करार दिया है, इसके लिए वो पीएम को लीगल नोटिस भेजेंगे। हालांकि गौरक्षा पर पीएम मोदी के बयान से गौरक्षक और संत समाज भले ही नाराज हो, लेकिन संघ का साथ मिल गया है। संघ सर सह कार्यवाहक भैयाजी जोशी ने कहा कि गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग कानून हाथों में लेकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को बेनकाब किए जाने की जरूरत है। बता दें कि रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ने गौरक्षा के नाम पर उपद्रव फैलाने वालों पर निशाना साधा था। तेलंगाना के मेडक में मिशन भागीरथ लॉन्च करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नकली गौरक्षकों से सावधान रहने की बात कही थी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असली गौरक्षकों से अपील की है कि वो उन्हें एक्सपोज करें। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ जहर उगला है। मुजाहिदीन चीफ सलाउद्दीन ने भारत को परमाणु युद्ध की धमकी दी है। सलाउद्दीन ने ये धमकी कराची के जमात इस्लामी नेताओं की ज्वाइंट न्यूज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। कश्मीर मुद्दे पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलाउद्दीन ने पाकिस्तान से नैतिक और राजनीतिक सपोर्ट मांगा है। सलाउद्दीन के मुताबिक अगर पाकिस्तान अपना समर्थन देता है तो भारत पाक के बीच न्यूक्लियर वार तय है। उसका कहना है कि दोनों मुल्कों के बीच 3 युद्ध पहले ही हो चुके हैं, जिनमें से 2 कश्मीर के मुद्दे पर हुए थे। सलाउद्दीन ने भारत पाक के बीच चौथे युद्ध की भविष्यवाणी करते हुए कहा कि कश्मीरी किसी भी स्थिति में समझौता करने के मूड में नहीं है
और खून की आखिरी बूंद तक लड़ाई लड़ेंगे। सलाउद्दीन ने कहा कि भारत पाक के बीच 1998 में परमाणु परीक्षण होने के बाद कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई है। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते सार्क सम्मेलन में भाग लेने इस्लामाबाद गए राजनाथ सिंह के खिलाफ सलाउद्दीन की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया था। सलाउद्दीन और हाफिज सईद ने पाकिस्तान सरकार से कहा था कि राजनाथ सिंह को इस्लामाबाद आने से रोका जाए। दिल्ली घूमने आया पाकिस्तानी नागरिक लापता हो गया है। सुरक्षा एजेंसियां उसकी तलाश में जुटी हैं। पाकिस्तानी नागरिक का नाम सलीम है और वो 48 साल का है। करीब 2 हफ्ते पहले अपने 10 साथियों के साथ सलीम टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था। सभी सद्भावना एक्सप्रेस से भारत आए थे। पुरानी दिल्ली उतरने के साथ ही दिल्ली पुलिस ने उन्हें मध्य जिले के नबी करीम मोहल्ले लेकर चली आई थी। पुलिस निगरानी में सभी को 2 अलग-अलग होटलों में ठहराया गया था। वे जब भी घूमने के लिए निकलते पुलिस के जवान भी साथ रहते थे। लेकिन 28 जुलाई को सलीम अचानक लापता हो गया। तब से अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका है। उसे ढूंढने के लिए स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की करीब 10 से अधिक टीमें जुटी हुई हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 10 दिनों से सलीम का कोई सुराग नहीं है। सलीम को ढूंढने के लिए पुलिस ने स्केच भी तैयार किया है। राजधानी दिल्ली के हर भीड़भाड़ वाले इलाकों में उसका स्केच चस्पा दिया है। दिल्ली के नबी करीम इलाके में उसकी गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया है। इधर स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर जहां देश भर की सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं, वहीं पाकिस्तानी पर्यटकों के जत्थे से सलीम की गुमशुदगी ने एजेंसियों और पुलिस के होश फाख्ता कर दिए हैं। पुलिस फिलहाल ये जानने की कोशिश कर रही है कि सलीम कहीं अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ तो नहीं चला गया जो दिल्ली या NCR में रहते हों। इलाहाबाद के एक स्कूल में राष्ट्रगान गाने पर पाबंदी लगाने वाले स्कूल पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर स्कूल प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले स्कूल की प्रिंसिपल सहित 8 टीचर्स ने स्कूल में राष्ट्रगान गाने की पाबंदी लगा देने पर इस्तीफा दे दिया था। स्कूल प्रबंधन ने जब राष्ट्रगान गाने पर ऐतराज जताया तो उन सभी ने इस्तीफा दे दिया। जानकारी के मुताबिक 12 साल से चल रहे स्कूल में कभी राष्ट्रगान नहीं गाया गया। स्कूल प्रबंधन ने बताया कि राष्ट्रगान में भारत भाग्य विधाता के भारत शब्द से ऐतराज है। राष्ट्रगान में भारत शब्द नहीं हटाया जाएगा तो वो स्कूल में राष्ट्रगान गाने नहीं देंगे। प्रशासन की कार्रवाई के बाद पता चला है कि ये स्कूल बिना मान्यता के ही चल रहा है। प्रशासन ने स्कूल को सील कर दिया है। ईरान ने देशद्रोह के आरोप में पिछले 5 साल से जेल में बंद अपने परमाणु वैज्ञानिक शाहराम अमीरी को फांसी दे दी है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी रखने वाला अमीरी जून 2009 में हज करने मक्का गया था और वहीं से लापता हो गया था। अमीर ने 1 साल बाद जुलाई 2010 में ईरान लौटने पर सनसनीखेज खुलासे करते हुए मीडिया को बताया था कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने उसे जबरन उठा लिया था। उसका कहना था कि CIA ने उसे प्रताड़ित करके ईरान के परमाणु कार्यक्रम की जानकारी हासिल करने की कोशिश की। ईरान लौटने पर सरकारी अधिकारियों और परिजनों ने उसका स्वागत किया, लेकिन 1 साल बाद उन्हें मई 2011 में उसे देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। अमीरी को लंबी सजा हुई थी, लेकिन कुछ दिनों पहले उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। अजय देवगन की फिल्म शिवाय का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म का ट्रेलर धमाकेदार लग रहा है और फैंस को बेहद पसंद आ रहा है। अजय देवगन ने इस ट्रेलर में हर वो चीज डाली है जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। करीब 30 मिनट 50 सेकंड के इस ट्रेलर में एक्शन है, सस्पेंस है और रोमांस है। हालांकि फिल्म की कहानी कहीं न कहीं इन सब के बीच खोसी गई है। फिल्म की एक्ट्रेस एरिका खार और साइशा सहगल को ट्रेलर में इतनी अहमियत नहीं दी गई जितना की जरूरत। ट्रेलर में काफी एक्शन सीन्स हैं। फिल्म की कास्ट से लेकर फिल्म के लोकेशंस पर अजय देवगन ने काफी काम किया है। शिवाय दिवाली के मौके पर यानी कि 28 अक्टूबर को रिलीज होगी।